जब वो व्लॉगर ने पूछा ना कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, कहती है कि यू कैन सी यू हैव आइज। बड़े अरसे बाद बाबर की फॉर्म बॉल और बैट के दरमियान नजर आई। 2007 में अमन एक्सरसाइजेस का इनेकाद किया और उसमें जो एम था और मोटो था दैट इज टुगेदर फॉर पीस। जो डॉलर्स होते हैं ये कोई हम गवर्नमेंट से नहीं लेते, पब्लिक से लेते हैं, पब्लिक से लिए पब्लिक को बेचे। मेरा टफेस्ट टूर्नामेंट था मलेशिया बोर्ने जूनियर था, जिसमें मैंने 4 अपसेट किए थे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। जी आया नूर, तो खैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदर और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। एक और हफ्ते का एक खूबसूरत आगाज़, और जब सुबह सुबह आपके साथ एक अच्छी बात शेयर की जाए तो आपका दिन और आपका हफ्ता भी बड़ा ही अच्छा गुजरेगा, ये तो हमारी गारंटी है। आपको एक खूबसूरत बच्चे की खूबसूरत से पहले एक वीडियो दिखाते, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। प्लीज़ वीडियो प्ले करें। अच्छा, ये किस्सा है एक मशहूर व्लॉगर का जो केपीके के टूर पे थे। रास्ते में उन्हें ये शुमाला मिल गई, ये मूंगफली और भुने चने बेचती, लेकिन व्लॉगर ने जब बच्ची से बात की ना, फिर उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। तो ये बच्ची तो भाई फर अंग्रेजी में बात कर रही है। Exactly, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो शायद किसी और लैंग्वेज में, उर्दू में या पश्तो में जवाब देगी, लेकिन वो ऐसी अंग्रेजी बोल रही है हमारे यहाँ के जो O लेवल्स के बच्चे जो बात कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ये जो आपने बात की ना, बहुत से लोग ना इस पर कमेंट्स ये कर रहे हैं। कोई कह रहा है भाई शुमाला को लैंग्वेज तो आती है लेकिन उसके साथ एक्सेंट भी आता है। फिर कोई कह रहा है शुमाला को लैंग्वेज और एक्सेंट भी आता है और रोस्ट करना भी आता है, क्योंकि शुमाला, जब वो व्लॉगर ने पूछा ना कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, कहती है कि यू कैन सी यू हैव आइज। अच्छा, बाय द वे ये रील इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है। ब्यूटीफुल वीडियो, अ ब्यूटीफुल बच्ची। चलिए इसी के साथ चलते हैं बड़ी खबर की जाए। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात की ट्रेन पटरी से फिर उतरने लगी। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात ने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। कुछ असद कैसर ने खुद कहा और बहुत कुछ उनके नाम से सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। अफवाहें और एतमाद का फक़दान बातचीत का माहौल बिगाड़ सकता है। कप्तान शान मसूद का जबरदस्त फाइट बैक। मुसलसल नाकामी के बाद आखिरकार दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में डट गए। बाबर आजम एक दिन में 2 निफ्स सेंचुरियां बनाकर भी गैर मुतमईन। खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी पे अपनी जगह, लेकिन कौमी टीम की मैच में पूरी तरह वापसी तकरीबन नामुमकिन है। बारिशी शाहीनों की इज्जत और मैच बचा सकती है। मनी एक्सचेंज कंपनीज का साल 2024 में $7 मिलियन की लेन देन का दावा। 3 अरब से ज़ायद डॉलर्स मार्केट में दाखिल किए जाने का इंकशाफ। मनी एक्सचेंजर्स के दावों के बाद क्या मुल्क में डॉलर का शॉर्टफॉल खत्म हो गया, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और अमन 2025 पाक बहरिया नवी अमन मशकों की मेजबानी के लिए तैयार। बस 1 माह का इंतजार। 60 ममालिक की मशकों में शिरकत तय। 7 फरवरी से 5 रोज़ा मशकों का बाकायदा आगाज होगा। चलिए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। मौसम सर्द लेकिन सियासी दर्जा हरारत है गर्म। एक जानिब अपोजिशन से मुज़ाकरात जारी हैं तो दूसरी जानिब सियासी मंजरनामे पर नज़र डाली जाए तो तनकीदी बयानात का सिलसिला भी जारी है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने एक बयान में कहा है कि पीटीआई का दौर सयाह दौर था, जिसमें तरक्याती काम नहीं हुए और बानी पीटीआई के दौर हुकूमत में मुल्क गैर मुस्तहकम हुआ। दूसरी तरफ लीगी रहनुमा राना मशहूद ने भी कल एक बयान में कहा है कि पीटीआई ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। मज़मूम प्रोपेगेंडा 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है और इस वक्त बैरूनी लॉबी के तहत पीटीआई को चलाया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत मुल्क के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा का मामला कैसे कर रही है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। शेख साहब, हम देख रहे हैं कि अगेन सियासी पारा जो है वो नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। उम्मीद ही कि अपोजिशन से मुज़ाकरात के मामला तय पा जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि अपोजिशन की शराइत तस्लीम होने के काबिल नहीं है। दुरुस्त बात है ये? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो देखे ना, किसी मुज़ाकरात करने के लिए, किसी नेगोशिएशन करने के लिए कोई एजेंडा होता है। एजेंडा भी जो होता है वो लॉजिकली, टेक्निकली या प्रिंसिपली को सामने रख के उसमें बात करते हैं ना। अब जो मेरी नजर में जो एजेंडा है वो तो इमरान को रिहा करो। आप तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हो कि आप रिहा कर दोगे। और दूसरा जी 9 मई और 26 नवंबर का या 24 नवंबर का आप एक कमीशन मुकर्रर करो। कैसे करोगे?
वो कौन करेगा? इसका नुकसान हुआ है जिनकी तहजीब की गई, जिनका मजाक उड़ाया गया, जिनको सारी दुनिया में उनका एक जगहसाई की गई। आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे या आप वो आपको मेंटेन देंगे तो आप उस बेस पे मुज़ाकरात करोगे ना। तो मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ वक्त का ज़िया। और एक और बात आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि जिस काम को नहीं करना होता ना उसमें कमेटी बना देते हैं, कमेटी के लिए। आज तक जी, मुझे वैसे शेख साहब, जब मुल्क की मईशत तरक्की की जानिब गामजन होती है ना तो अंदरूनी गहमा गहमी जो है ना वो सियासी बढ़ जाती है। सियासी इख्तलाफात तो अपनी जगह, लेकिन क्या मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने में भी ये सियासी इख्तलाफात वजह बनते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। मैं कतई तौर पर इत्तेफाक नहीं करता। आपके अंदर अगर स्किल है, आपके एबिलिटी है, तो आपको मैंडेट मिला है पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने का, तो आप जुटे रहिए, उसमें करते रहिए। मैं देखिए ऑपोजिशन ने तो आपके तवज्जो जो है वो हटानी है। अब आपके अंदर ये होना चाहिए, आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप उनकी जो है प्रोपेगेंडा या उनकी ये जो स्कीम है उसको आप फ्लॉप करें। आप भी जवाब में शुरू हो जाते हैं। मतलब आप जिसको देखें वो जो जवाब दे रहा है, जवाब बनता है नहीं बनता, लेकिन देना जरूरी है। मत दीजिए जवाब, खामोश रहिए। आप एक काम कीजिए, सर नीचे रख के, बड़ी अर्सा पहले मैंने नवाज शरीफ साहब को ये कहा था, उन जो हेड डाउन और लोगों की खिदमत कीजिए, बस आप बोलने दीजिए उनको। उनका तो फर्ज बनता है, उनका हक बनता है अपोजिशन का कि वो बोलते हैं। जरूरी नहीं कि आपने हर बात का जवाब देना है। अच्छा, वैसे शेख साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में कहीं ना कहीं बैरूनी मुदाखलत जारी है, या आप इस तासुर को अक्सर रद्द करेंगे? जब आप अपने रास्ते से हट जाते हैं, जब आप अपना मौक़िफ़ सही तरह बयान नहीं कर सकते, जब आपके कदमों में इतनी ताकत नहीं रहती, जब आवाम आपके पीछे से हट जाते हैं, ठीक है, बाहर की बैरूनी ताकतें जो है आप पे स्ट्राइक करती हैं, आप खुद मौका फराहम करते हैं ना। अब कदम फराहम कीजिए, आप काम कीजिए, आप अपने लल्ले तल्ले जो है, जो आपकी याशियां, उनको खत्म कीजिए। अब देखिए ना, मैं आपको एक गुजारिश करूँ, मैं एक रोड मार्क हूँ अपने लोगों के लिए, और अगर मैं ही याश में पड़ा रहूंगा तो वो ऑब्वियसली उनमें फ्रस्ट्रेशन आएगी, और फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो आपको तबाह बर्बाद करके रख देती है। तो इसलिए मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ और कहता रहूंगा, मर्जी माने ना माने, मैं तो अपना फर्ज अदा करता रहूंगा। जी, वैसे शेख साहब, कल राना मशहूद ने एक बयान में कहा कि इस वक्त जारी मजमूम प्रोपेगेंडा 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है और इस वक्त बैरूनी लॉबी के तहत PTI को चलाया जा रहा है। सर, कैसे हुकूमत इससे निपटेगी? वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप कमजोर है। आप बात मेरी को फॉलो किया आपने, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप कमजोर है। जब आप डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, जब आपके अवाम बिलख रहे हैं, जब इस मुल्क की हालत पतली होती चली जा रही है, मुआशी तौर पे आप तबाह होते जा रहे हैं, तो फिर ठीक है, वो करेंगे, आपके ऊपर वार करेंगे। इसलिए उनका इंटरेस्ट कुछ नहीं है, उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि आप चूंकि एक न्यूक्लियर स्टेट है, वो आपको फेल करना चाहते हैं, आपका मजा उड़ाना चाहते हैं, और आप अपने हाथ में फेलते हैं आप। तो सर, अभी आपने मुज़ाकराती कमेटी की बात की थी, लेकिन क्योंकि आप सीनियर सियासतदान हैं, मुस्तक़बिल करीब में कोई जुडिशल इंक्वायरी होती देख रहे हैं आप? हजरत, मैं आपको गुजारिश करूं, मेरी नज़र से गुजरा था, मेरी समात में आई बात कि उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के मुश्तमिल एक कमीशन बना दिया जाए। और खुदा के बंदो, अकल के अंधो, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ये फैसला दे देते हैं कि हाँ ये वाकया रूनमा हुआ और इस वाक़े के जो किरदार है वो फलाने फलाने हैं और इसमें किरदार अदा किया गया, क्योंकि ये तो कोई हिडन ट्रूथ नहीं है। लोगों ने ये गार की, आगे आग लगाई, तोड़ फोड़ की, सब कुछ किया, ये आप छुपा तो नहीं सकते ना। तो अगर वो ये फैसला देते हैं तो फिर आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे दादरसी के लिए? अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ये फैसला देते हैं तो क्या हाई कोर्ट आपकी बात सुनेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज आपकी बात सुनेंगे? आपने तो जज सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले लिया, और अगर फर्ज कीजिए सुप्रीम कोर्ट जज कहते हैं नहीं नहीं ये ठीक है, वाकयात हुआ लेकिन ये लोग मुलव्वस नहीं है इसमें, तो फिर इसका मतलब है जो आपने 80 लोगों को सजाएं दी वो आपने गलत किया।
पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। मैं मेरा अपना अब मेरा ख्याल में शायद मेरी बातों को नहीं समझता या मैं लोगों को नहीं समझा सकता। मेरे ख्याल में दोनों में एक चीज़ तो है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रोहेल असगर साहब, आप सुबह सुबह हमारे साथ मौजूद थे, 11 से हमें आगाह कर रहे थे। चलिए अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट, कभी खुशी कभी गम की तस्वीर। सुबह जब शुरू हुआ था खेल साउथ अफ्रीकन वक्त के मुताबिक, तो गम और हसरत यास की तस्वीर बन गए थे हम, जब पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 194 रन पे आउट हो गई थी, जिसका एक सेटबैक भी था कि हम पूरे लड़कों के साथ नहीं खेल रहे। साइम अयूब इज़ आउट और उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जब दूसरी इनिंग्स वही सेम पाकिस्तान की टीम आई तो उसके बाद उसने 194 का 205 की पहली पार्टनरशिप लगा दी। 2 दिन पूरे टेस्ट मैच में बाकी है, पाकिस्तान अभी भी 200 से ज़्यादा रन से ट्रेल कर रहा है, यानी पाकिस्तान अभी जो डेफिसिट है उसको पूरा करेगा, उसके बाद टारगेट देगा। लेकिन अब तक दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट बैक दिखाई है और यही तो हम देखना चाहते हैं कि आप हारें भले से, लेकिन ऐसा हारें कि हम उसको डिस्कस करते हुए फ़ख्र तो महसूस करें। क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान हमारे साथ मौजूद है। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम, यहाँ के लिए वेरी गुड मॉर्निंग और वहाँ के लिए वेरी गुड इवनिंग। साजिद भाई, एक अच्छी इनिंग्स कल फाइनली शान मसूद से एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था और शान मसूद ने फाइनली कैप्टन नॉक खेली, वो अभी भी क्रीज पे मौजूद है। बहुत ही ज़बरदस्त होता अगर पाकिस्तान 214 बगैर किसी नुकसान के दिन ख़त्म करता और बाबर आजम भी जो है वो तकरीबन 90 के करीब नॉट आउट होकर जा रहे होते, लेकिन बाबर आजम सैडली 81 आउट हो गया। अच्छी बात है कि वो भी फॉर्म में वापस आ रहे। कैसे अहाता करेंगे कल के पूरे दिन का? बहुत शुक्रिया फैसल भाई और आपको वालेकुम सलाम। दुनिया भर में बोल न्यूज़ देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वो यहाँ पर यकीनी तौर पर ह्यूस्टन में रात है और बहुत ज़्यादा ठंड है ह्यूस्टन में, और ह्यूस्टन का वेदर बहुत ज़्यादा उस पर जा रहा है, ठंड के उस पर। और जिस तरह आपने तमाम चीज़ को इंट्रो में कवर किया, देखें टेस्ट मैच की खूबसूरती है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर फॉलो ऑन हो जाता है और फॉलो होने के बाद पाकिस्तान के कप्तान अगर शान मसूद की ये आखिरी इनिंग होती है, अगर सेंचुरी ना बनाते, कप्तानी चली जाती, टीम से बाहर हो जाते, मगर वही प्लेयर कामयाब होता है जो प्रेशर में टीम को निकाले। और शान मसूद की अगर मैं जितनी भी तारीफ करूँ कम है। उससे मैन ऑफ द क्राइसिस खेली है, कप्तान इनिंग खेली है, कमांड इनिंग खेली है। क्या शान मसूद 200 रन बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नजर आ रहा है, फिटनेस में बहुत आउटस्टैंडिंग फिटनेस है और ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने स्ट्रोक मारे, स्वीप भी मारे, कवर के ऊपर भी मारे और उसकी जितनी भी तारीफ की जाए। मगर फैसल भाई आपने बहुत प्यारी बात की, क्या बाबर आजम को नॉट आउट जाना चाहिए था? 80 रन बनाने के बाद, 60 रन बनाने के बाद बाबर सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर रहे। 4000 रन बनाए, 9 सेंचुरी बनाए। बड़े अरसे बाद बाबर की फॉर्म बॉल और बैट के दरमियान नजर आई। कमांड इनिंग खेली थी। बाबर खड़े रहते तो पाकिस्तान मैच में अपनी ग्रिप मजबूत कर सकता है, मगर पाकिस्तान को मैच बचाना बहुत मुश्किल होगा। महाराज जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत ज़्यादा ब्रेक करेंगे, उनके फास्ट बॉलर रेस्ट करके आएंगे। 40-45 मिनट दोबारा पाकिस्तान को लाइट रोलर रहना पड़ेगा। हैवी रोल ना ले, लाइट रोल लेंगे ज़्यादा पिच ना होगी, क्योंकि स्पिन तो होगा। महाराज यकीनी तौर पर उनको ब्रेक करेगा, कि उसका बहुत ही नीचे भी रह रहा है, ब्रेक। पाकिस्तान के टेस्ट मैच, ये टेस्ट सीरीज हार जाएगा यकीनी तौर पर। मगर ये चीज़ जिस तरह आपने बहुत प्यारी बात की, कवर किया पाकिस्तान, क्यों हम ये चीज़ देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की इस तरह की इनिंग से पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बिल्ड जरूर होगा। मगर मैंने और आपने पिछले प्रोग्राम में बात की, डंके की चोट में टॉस विनता मैच हुआ, जो पिछला टेस्ट मैच जीते साउथ अफ्रीका, टॉस के कप्तान ने टॉस जीता। मगर हमने और आपने बात की थी अब्बास के हवाले से, अब्बास ने 100 विकेट ली, उसको बहुत बहुत मुबारक हो। मगर उसने इनपुट डाला, 3.5 साल बाद आके उन लोगों को शीशा दिखाया जिन्होंने मेरिट का कत्ल किया। पहले तो मुझे फैसल भाई ये बताएं, क्रिकेट में क्या हो रहा है? या आप शान मसूद जो यकीनी तौर पर उसको सपोर्ट नहीं करते, रिजवान ने जो शॉट मारा है उसमें तो आप जैसे बड़े एंकर को भी आवाज उठाना चाहिए। जो बॉलर आउट नहीं कर रहा, खुद आउट होकर जा रहे, सीनियर खिलाड़ी बैट शॉट मार के जा रहा है रिजवान। ये रिजवान को कौन समझाएगा भाई? आपको जब जरूरत होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अच्छी इनिंग खेलेंगे, 40 रन के बाद तो प्लेयर आउट नहीं होता। आपको न्यूयॉर्क में आप बोल्ड हो जाते हैं, रिवर्स स्वीप मारने चलाते हैं, निकल के कोई कहने वाला है?
कोई कहने वाला नहीं है। इस तरह के सीनियर खिलाड़ी का नाजायज फायदा उठाना बहुत ज्यादती है। फिर शान मसूद को यकीनी तौर पर सपोर्ट नहीं करते ये लोग, ग्राउंड में बीच में छोड़ देते। दूसरा शहनशाह अफरीदी बांग्लादेश लीग खेल रहे हैं, आकिब जावेद हेड कोच हैं जो यकीनी तौर पर रोक सकते थे, उन्हें रोका नहीं। उनके सुसर इतने पावरफुल लोग हैं, 4 करोड़ रुपए के चक्कर में वो टेस्ट मैच छोड़ के चले गए, वहां पर लीग खेलने। फिर नसीम शाह को, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने टीम को, नसीम शाह को ड्रॉप किया? टेस्ट का एक वाइज बॉलर था जिसको आप खिला सकते थे, उसको आपने ड्रॉप किया। फिर आपके ड्रेसिंग रूम से फैसल भाई खबर बाहर कौन निकाल देता है? ये आपके अपने लड़के खबर निकालते, सजा मिलती है। इमाम अल्लाह को ड्रेस रूम की खबर कौन निकाल रहा है? ये लड़के जो आजकल के लड़के हैं, कुछ लोग खबर बाहर निकाल देते हैं, ये टीम में ये चेंज हो जाएगी। वही सबको पता था मीर हमजा को पहला टेस्ट मैच खिलाना है, दूसरा टेस्ट मैच आपने गलत खिलाया। नुमान को खिलाना चाहिए था, नुमान आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर है। फिर आपकी टीम सिलेक्शन नहीं है सना, और दूसरी जो है जिस तरह बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। फिर आप मुझे बताए, तीनों पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं, बॉलिंग कोच है, बॉलिंग कोच हैं, वैसे साजिद साहब, साइम अयूब के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या खबरें, क्या वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इंजर्ड ही रहने वाले हैं? क्या चैंपियंस ट्रॉफी खतरे में आ गई है? देखिए, मेरी आज डॉक्टर राफे कुरैशी से बात हुई, स्पेशलिस्ट सर्जन है, उन्होंने बता दिया 9 वीक तक तो वो नहीं खेल सकते। जो उनको फ्रैक्चर बताया गया है 9 वीक तक तो वो नहीं खेल। सर्जन राफे कुरैशी से बात हुई थी, 9 वीक तक तो खेल नहीं सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 वीक बताए। फिर आप ये देखें फैसल सोनिया, वो रिपोर्ट भेजते हैं इंग्लैंड, यकीनी तौर पर ये इंजरी के बाद रिहैब पे भी जाएगा। और ये अपने नाज़रीन को बताते चलूं, बोल्ड न्यूज़ चैनल पे जितने लोग दुनिया भर में देखने पसंद करने की बजाय, साइम अयूब को इससे पहले भी घुटने का फ्रैक्चर हो चुका था, वो तन्हाई में चले गए थे, किसी ने भी पिक नहीं किया था। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग के 27 मैच खेल चुका था, उसका घुटना फ्रैक्चर हो गया, किसी ने नहीं पूछा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन नकीब, पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकीब ने बड़ा सीरियस नोटिस दिया हुआ है, उस बच्चे पे बहुत ज्यादा तवज्जो, ब्रांड बन चुका है। कराची किंग ने उसको कप्तानी की ऑफर देती है, मगर आप ये देखें वो एक फ्रेंचाइज को कप्तानी की ऑफर दे रहा है, मगर आप ये देखें पेशावर ज़ल्मी उसको छोड़ने को तैयार है। पाकिस्तान में एक ऐसा क्रिकेटर उभर के सामने आया है, इन लोगों को ये नहीं पता था साइम अयूब को आप स्लिप में फील्डिंग करा लें, गली में फील्डिंग करा लें, और उसकी जो टांगे थोड़ी वीक है, हमने तो उसको कोचिंग की है ना, हमें तो पता हमारे हाथों का बच्चा है वो। मगर बात ये होती है, ये तमाम पाकिस्तान के फिटनेस पे मेडिकल पैनल है, उनको फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए था। ये फौरी तौर पे ये चीज़ गलत हो गई है। मेरे हिसाब से एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात करता हूँ, 9 वीक से पहले वो फिट नहीं होगा, फिर रिहैब में जाएगा। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कराची वाला जो 19 तारीख वाला मैच है, मेरे अपने जराए बताते हैं वो शायद ना खेले। तो ये चीज़ भी बताना जरूरी है इनको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में 2025 में खेला जा रही है, बैकअप में फ़खर के साथ, जिस तरह हमने बात की थी फ़खर के साथ ज्यादा फ़खर को अब शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको मौका मिल जाए। और फ़खर जो यकीनी तौर वेस्ट इंडीज की टीम वहाँ पहुंच चुकी है, 2 टेस्ट मुल्तान में होंगे, दोनों टेस्ट मैच तो पाकिस्तान जीत जाएगा। अब नुमान भी आ जाएंगे, साजिद भी आ जाएंगे। फैसल भाई मुझे बताइए, साजिद का क्या कसूर था? क्यों नहीं आपने खिलाया? मुझसे पूछे ना, आकिब जावेद साहब हेड कोच बने हुए हैं। इसमें साजिद भाई एक और चीज़ ये भी है कि चलें हम साजिद और नुमान को तो रो ही रहे हैं, लेकिन सारे कमेंटेटर, सारे तज्जियाकार कह रहे हैं कि ये जो केप टाउन की विकेट है, ये ऐसी विकेट है कि जहाँ पे पेसर्स जो है वो राज करते हैं। और हमने देखा भी पहली इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने जब पाकिस्तान को बॉल आउट कर दिया 194 पे, तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी बॉलिंग लाइन के साथ ऐसा क्या हुआ। 600 प्लस रन हमने करवा दिए हैं, कहाँ गलती कर रही थी पाकिस्तान की बॉलिंग, कहाँ इशू था? सारे इशू था। आप मुझे बताइए, आप खुर्रम को देख लें, आमिर को देख लें, अब्बास को देख लें, मीर हम 100 रन दे रहे हैं, 100 रन देकर आप विकेट। फिर आपका जो बॉलर है, जो मेन बॉलर है सवाई अब्बास, एक ऐसा बॉलर है जिसने 100 रन नहीं दिए। सारे फास्ट बॉलर 4-4 रन की औसत से रन दे रहे हैं, तो गलतियां तो गलती है। फिर बॉलर को टेस्ट मैच फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आप खुर्रम से बात कर रहे हैं, खुर्रम ने पहले टेस्ट की पिच अच्छी थी, उसने बॉलिंग अच्छी कर दी। फिर आमिर जमाल जिस तरह खेल रहे हैं, तो उसको बताइए उनकी क्या कारकर्दगी है कि बैटिंग पे खेलेंगे, बॉलिंग ऑलराउंडर है। फिर अजहर महमूद की बातें करते हैं, अजहर महमूद साहब की छुट्टी हो गई। अगर तो आपको बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे ही देखना है, तो नौमान ने भी बहुत अच्छा खेल लिया था। उनको तो सलमान अली आगा रनिंग क्रीज पे खड़े होकर कह रहे थे, यार लारा है यार, आप जो आप शॉट खेल रहे हैं उनके भी शॉट्स अच्छे हैं।
साजिद ने भी बड़ा अच्छा डिटरेंस शो की थी बैटिंग में, अब इनको एक ट्राई कर लेते। तो ऑल इन ऑल जो थोड़ी सी ज़िद थी आमिर जमाल के साथ जाने की, वो अच्छी साबित नहीं हो रही है टीम के लिए। देखिए नुमान तो ड्रॉप होने वाला प्रेरित है, महराज को वो खिला रहे हैं, महराज के 40 रन ऐड देख ले, फिर उसने बॉलिंग किया, आगा सलमान को जो उसने स्टंप करवाया ना, हवा में बॉल ब्रेक करता है, ब्रेक होकर निप हो रहा है, तो उसकी बॉल में आप देखिए कितना टर्न हो रहा है, तो आखिरी तो ब्रेक करेगा वो। स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, 100 तो ऊपर का, हम स्पिनर को नहीं खिला रहे, रेगुलर स्पिनर जब नहीं खिलाएंगे फिर टेस्ट मैच कैसे जीतेंगे? फिर आपकी सही टीम सेलेक्ट नहीं होती, 5 बॉलिंग से आप नहीं जा रहे, 6 बैट्समैन से आप नहीं जा रहे, फिर आप बात कर रहे हैं हम टेस्ट मैच बचाना चाह रहे हैं। टेस्ट मैच नहीं बचेगा, टेस्ट मैच आप हारेंगे कि वो आपकी अपनी गलती है, नियतों का फतूर है, फिर शान को सपोर्ट नहीं करते, फिर रिजवान का बैट शॉट है, कामरान गुलाम का बैट शॉट है। मैंने आपको कहा था कामरान गुलाम ने जो बैट शॉट मारा था पहली इनिंग में, उसको बॉल बैट पे आ रही थी, आज करें ना 100, आज मौका मिला है, अल्लाह ताला ने मौका दिया, आप करें 100, बताएं, हमारे मुंह बंद करें, आपको जरूरत है आप ग्राउंड में आके खेलें, बोले आप बकबक करते हैं लोग चैनल पे बैठ के, हमें गंदा कर दो चलो, मगर मुल्क के लिए तो सेंसियर हो, मुल्क के लिए तो अच्छी कारकर्दगी दिखाओ। नहीं, अपने 30 रन बनाएंगे, अपने टीवी ऐड करेंगे। मुझे बताइए किसने ड्रॉप किया? एक क्वालिटी बॉलर था जो यकीनी तौर पर भी, जो नसीम ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, टेस्ट का एक ही बॉलर था, उसको आपने ड्रॉप कर दिया। 32 टेस्ट मैच उसने खेले, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है, उसको आपने ड्रॉप कर दिया, फिर उसको ड्रॉप कर दिया कि व्हाइट बॉल के बॉलर है। टेस्ट मैच साजिद भाई जो हो गया सो हो गया, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए शान मसूद ने अच्छी इनिंग्स कैरी किया और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा खेलें। उनके साथ फ़िलहाल तो नाइट वॉचमैन है, लेकिन वो कितने देर टिकते हैं और उसके बाद जो आते हैं बैट्समैन, उन पे बहुत भारी जिम्मेदारी है आज की। बहुत शुक्रिया, साजिद खान हमारे साथ मौजूद थे। तो ये अपडेट तो हमने आपको दे दिया, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते हैं क्या क्या है। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। अमन 2025 पाक बहरिया नवी अमन मशकों की मेज़बानी के लिए तैयार। खबर यह है कि नवी बैनुल अक़वामी अमन मशक़ें 7 से 11 फरवरी तक मुनक़्क़िद की जाएंगी और रवां बरस पाकिस्तान नेवी अमन डायलॉग की मेज़बानी भी करेगी। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वेनुश उरूश और कमांडर राना ज़ोहैब मुजाहिद। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम आप दोनों का, और उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, स्टार्टिंग विद द अमन एक्सरसाइजेस 2025। एक लेमैन को समझाने के लिए अमन एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, ये इससे आगाज़ करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बुलाया अपने शो में। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन जो आपकी सिक्योरिटी है, पीस और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इन द रीजन। उसके लिए पाकिस्तान नेवी ने 2007 में अमन एक्सरसाइजेस का इनेकाद किया और उसमें जो एम था और मोटो था, दैट इज़ टुगेदर फॉर पीस। इन 2007 वी स्टार्टेड विद 28 पार्टिसिपेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और अल्हम्दुलिल्लाह 8 जो हमारी अमन एक्सरसाइज के एक्सरसाइजेज हैं वो अभी तक हो चुकी हैं और इंशाल्लाह फ्रॉम फरवरी 7 to 11 2025 9th एडिशन जो है वो हम इंशाल्लाह इस दफ़ा उसको कंडक्ट करेंगे। नाइस। और मिस ये बताइए कि क्या ग़राज़ व मक़ासद होते हैं इस तरह की अमन मशक़ों के? जैसा कि सर ने बताया कि पाकिस्तान ने भी हमेशा से जो है इलाकाई सतह पर अमन और तावन को फ़रोग़ देती रही है। तो जो अमन एक्सरसाइजेज हैं, इनके मेजर ग़राज़ व मक़ासद में सबसे पहला तो यही है कि जो खित्ते में बैनुल अक़वामी नेवीज़ हैं उनके माबैन जो है वो अमन और तावन को फ़रोग़ दिया जाए। इसके अलावा रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल जो नेवीज़ हैं उनके माबैन जो है ब्रिज का काम दिया जाए। प्लस जो मैरी टाइम डोमेन में हमें बहुत सारे चैलेंजेस और थ्रेट्स का सामना है, जिनमें टेररिज्म है या मैरी टाइम डोमेन में क्राइम्स हैं, उनके लिए कोलैबोरेटिव एक टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स का कोई प्रोसीजर मुरतब किया जाए जिससे ओवरऑल ट्रेड एंड इकॉनमी को जो है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मुहैया हो और सारे ममालिक जो हैं वो सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में वो जो है एक साथ चल सकें। अच्छा कमांडर राना ज़ोहैब साहब, ये बताएं मुझे, माशाल्लाह से इतने सालों से हो रही है, दिस विल बी 9th, तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स भी बढ़े होंगे इतने सालों में,
और जब भी इतनी सारी नेवीज़, इतने सारे कंटिंजेंट्स इकट्ठे होते हैं, क्या ज़बरदस्त माहौल होता होगा और कितना ज़बरदस्त होता है ये कि आप कल्चरली एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लास्ट टाइम जिस तरह अगर आपको पता हो कि इट्स अ बिग एंड लार्जेस्ट गैदरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ अमन, 50 कंट्रीज़ वर पार्टिसिपेटेड, और इस दफ़ा भी वी आर एक्सपेक्टिंग अ बिगर नंबर देन लास्ट टाइम। और जब ये सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, डिफरेंट कल्चर एक्चुअली आप एक दूसरे के देखते हैं, तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मौका मिलता है आपको। इसके अलावा इस दफ़ा जो एक और इनिशिएटिव पाकिस्तान नेवी ने लिया है, दैट इज़ अमन डायलॉग्स, जिसका अगर मैं आपको बताता चलूँ तो मेन पर्पज़ है टू प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन अमंग ऑल द कंट्रीज़। इसके अलावा इस डायलॉग का जो वन अनदर जो रीज़न है वो ये है कि तमाम जो एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए तमाम कंट्रीज़ को, जिसमें चीफ ऑफ नेवीज़, चीफ ऑफ कोस्ट गार्ड एंड डिफेंस फोर्सेस विल कम एंड सिट टुगेदर टू डिस्कस सिक्योरिटी, जो आपकी रीजनल सिक्योरिटी है, चैलेंजेस हैं, उसको ओवरकम करने के लिए एक जगह पे आप एक प्लेटफॉर्म उनको दे सकें। तो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय पाकिस्तान नेवी। इसके अलावा जो सिनर्जी है बिटवीन ऑल दीज कंट्रीज़ मैरीटाइम चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, वो अल्टीमेटली इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ब्लू इकॉनमी ऑफ द कंट्री। तो इट्स अ बिग एक इनिशिएटिव है जो पाकिस्तान नेवी ने इस दफ़ा लिया है, और इंशाल्लाह इससे आगे भी चल के काफ़ी फ़ायदा होगा हमें। अच्छा, मैं एक सवाल ज़रूर किया, जैसे कि मैम ने चैलेंजेस का भी कहा, तो पहले मैम इस पे आप कमेंट कीजिएगा एंड देन आप भी इसी पे कीजिएगा कि जो कन्वेंशनल चैलेंजेस होते हैं वो तो हैं ही, लेकिन यू नो आफ्टर द डिजिटल एज और कई मरतबा इसको आर्मी चीफ भी एड्रेस कर चुके हैं कि 5th जनरेशन वॉर एंड ऑल दैट, तो इस तरह की एक्सरसाइजेस के थ्रू मॉडर्न वॉरफेयर के चैलेंजेस से निपटने में कितनी मदद हासिल होती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। आजकल की जो सारी टेक्नोलॉजी है और जो वॉर्स हैं वो कन्वर्ट हो चुकी हैं डिजिटल जो है वॉर गेम्स के ऊपर। तो जितने भी दुनिया के ममालिक हैं उनमें अब हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रच बस चुका है, और कन्वेंशनल वॉर से हम काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स आगे जा चुके हैं। तो ये जो अमन डायलॉग और अमन एक्सरसाइजेज़ हैं, इसमें हमें जो बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ नेवीज़ ने इनोवेटिव टेक्निक्स या अपनी नेवीज़ के अंदर मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि हमारे लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल हैं, ताकि हम चैलेंजेस को और थ्रेट्स को जो है वो काउंटर कर सकें और सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में जो है ऑपरेट कर सकें। क्योंकि सी साइड पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है, और हर मुल्क की अपनी ज्योग्राफी की और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से जो है डायनेमिक्स चेंज होते हैं। तो इसलिए हर मुल्क ने अपने हिसाब से डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के अंदर वैसी ही जो है वो चेंजेस और इनोवेशंस की हुई हैं। तो अमन एक्सरसाइज और अमन डायलॉग एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे वो लोग यही इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस कितनी आ चुकी हैं, हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं जिनको काउंटर किया जा सकता है, और पूरे खित्ते को जो है वो किस तरह से सिक्योर बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक अगर उस पर कमेंट कर देंगे। ओके, मैं जस्ट एडिशन मैडम की जो बात है उसको ऐड करता चलूँ कि इस जो अमन एक्सरसाइज है इसमें डिफरेंट सेमिनार्स भी हैं, और वो सेमिनार्स जो हैं जब वो आप डिफरेंट नेवीज़ के साथ डिफरेंट कल्चर, देयर विल बी मेजर कंट्रीज, बिगर कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट, और जब वो साथ बैठते हैं सेमिनार्स में तो इस तरह की चीज़ों को ओवरकम करना, एक सॉल्यूशंस की तरफ जाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि जब सारे मिलके बैठेंगे और एक फोरम जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उससे इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने में काफ़ी आसानी होगी। जी सर, अभी आप लोगों ने चैलेंजेस की बात की, वर्कशॉप्स भी हैं, सेमिनार्स भी हैं, ये तो एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट होने वाला है और इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है। ये इन सब चीज़ों के साथ अगर आप बात करें पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की, तो पाकिस्तान किस हद तक कामयाब हो जाएगा इस अमन डायलॉग के बाद? मैडम, इस इवेंट में एक इंटरनेशनल कल्चरल शो भी इनेकाद करेंगे हम इंशाल्लाह। वो कल्चरल शो जो है दैट इज़ द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, जिसमें वो हम सारा कल्चर जो है वो हम पूरी दुनिया के सामने रखते हैं कि दिस इज़ व्हाट आवर कल्चर इज़। और इस अमन एक्सरसाइज का मैंने जैसे आपको पहले कहा था, जो मेन मोटो है हमारा इस एक्सरसाइज को करने का, इज टुगेदर फॉर पीस।
इस खत्ते में वी वांट के पीस के लिए ये सारी कंट्रीज इकट्ठी हों और वो हमारे साथ इस तरह की एक मशक कर सकें। एब्सोल्युटली। अच्छा, आप लोगों की मौजूदगी का एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमने मॉडर्न वॉरफेयर की बात तो कर ली है, बट आज से कई सालों पहले से ये बात तय हो चुकी थी कि खुदा ना खास्ता खाकम बदन अगर अब कोई आलमी जंग छिड़ी तो वो पानियों के ऊपर होगी, पानियों का मसला होगा। न सिर्फ एक्सरसाइजेस के थ्रू बल्कि पाकिस्तान नेवी की एज अ फोर्स एंड नॉट जस्ट वन फोर्स, लेकिन क्योंकि हमारी सरहदों चाहे वो फ़िज़ाई हों, चाहे पानी की सरहदें हों, चाहे वो ज़मीनी हों, तीनों को पाकिस्तान नेवी जो है वो इकट्ठे देख रही होती है। तो हम कितने तैयार हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल बल्कि इस नोशन को भी लेते हुए कि इफ़ देयर इज़ गोइंग टू बी एनी वॉर इट्स गोइंग टू हैपन ऑन द अफेयर्स ऑफ वाटर। सवाल आपने काफ़ी जो है वी आर रेडी टू टेक ऑन एनीथिंग। अगर हम पे कोई ऐसे मुसल्लत करने की कोशिश करेगा तो वी आर रेडी टू टेक ऑन। इसमें हम अपनी तैयारी करते रहते हैं और हमारी डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, डिफरेंट हमारे लेवल के ऊपर तैयारियां चलती रहती हैं। ये जो एक्सरसाइज है इसको रीजनली इन सबको बुलाने का पर्पज़ ही ये है कि इस एरिया के अंदर वी वांटेड टू शो के टुगेदर मिल के हम इस एरिया को पीसफुली रख सकते हैं। स्टेबिलिटी और पीसफुल रहने के लिए हमें सबको मिल के साथ चलना पड़ेगा और इसी पर्पस के लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस का भी इनकाद हम करते रहते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि इंफॉर्मेशंस बहुत सारी होती हैं जो कि हम पास ऑन नहीं करते, बट ख़ित्ते के बड़े ममालिक इसमें शरीक हो रहे होंगे, ख़ास तौर पे अगर आप चंद नाम लेना चाहें जैसे चीन और रशिया, तो इस तरह के ममालिक जितनी आपकी मेजर पावर्स हैं वी आर एक्सपेक्टिंग के दिस टाइम दे ऑल विल बी पार्टिसिपेटिंग और जिससे ये इवेंट और ग्रैंड हो जाएगा एक लार्जर स्केल पे। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग और विद द कमिंग ऑफ दीज ऑल मेजर कंट्रीज़ इससे ये इवेंट काफ़ी ग्रैंड और पिछली दफ़ा से और बेहतर होगा और वी आर एक्सपेक्टिंग विद एवरी पासिंग ईयर हम इसको और ज़्यादा बड़े स्केल पे लेके जा सकें। ये बड़े स्केल पे ले जाने का जो मेन एम है वो दे आर द ट्रस्ट दैट वर्ल्ड इज़ हमारे ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से दे कम और एक इंटरनेशनल गैदरिंग जो है वो हमारे मुल्क में होती है। इससे एक्चुअली पीस जो है वो प्रमोट होती है। क्लोजिंग एक्सपेक्टेशंस इस अमन एक्सरसाइज से? डेफिनेटली अमन एक्सरसाइज से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जो इमेज है वो बिल्डअप होगा। पाकिस्तान ने हमेशा से खित्ते के अंदर जो है अमन को फ़रोग दिया है, अमन के लिए कोशिशें की हैं, अमन के लिए जहाँ तक हो सका डिफेंस या दूसरी साइड पे जो है वो कोशिशें पाकिस्तान करता रहता है। तो अमन एक्सरसाइज को मुनक्किद करने का जो मेजर पर्पज़ है वो यही है कि इलाकाई और बैनुल-अक़वामी जो नेवीज़ हैं, ममालिक हैं, नेशंस हैं, उनको जो है इकट्ठा किया जाए, मिल के जो है चैलेंजेस का मुकाबला किया जाए, आपस में ताउन किया जाए और एक पीसफुल और स्टेबल जो है इमेज ऑफ द वर्ल्ड जो है मेंटेन किया जाए, जिसमें सारे लोग जो हैं अमन और मोहब्बत से रह सकें। एंड क्लोजिंग रिमार्क्स फ्रॉम सर, द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज सॉफ्ट इमेज, प्रमोटिंग अ सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान एंड जिस तरह जो फर्स्ट थिंग आई सेड के the aim of this exercise is to promote peace with together जो है together for peace जो है, this is the aim of this exercise और this will show inshallah a bigger and better picture of Pakistan इंशाल्लाह। कमांडर राना ज़ुहैब मुजाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। लेफ्टिनेंट कमांडर बिनिश उरूज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, दोनों अफसरान की, और इससे इस बात की गम्माज़ी होती है कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो अमन के लिए पेश रहते हैं और न सिर्फ ये कि वो रीजनल अमन बल्कि दुनिया की जितनी बड़ी पार्ट्स हैं उनको बुला के, और जब हम अमन की बात करते हैं तो इससे ना सिर्फ पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाता है बल्कि हमारी फोर्सेस की वो टैगलाइन भी सामने जाती है। जैसे कि अभी कुछ अरसे पहले आइडियाज़ हुआ और आइडियाज़ का जो टैगलाइन था वो था आर्म्स फॉर पीस। इसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपना ये एक मोटिव रखता है, खित्ते में मिनिमम डिटरेंस की जो है कैपेबिलिटी रखता है और हमेशा से ये कहता है कि वी आर फॉर द डिफेंस एंड नॉट फॉर द ऑफेंस। हाँ, लेकिन अगर किसी ने मैली आंख से देखने की कोशिश की तो फिर उससे उसी तरीके से निपटा जाएगा। अभी हम एक ब्रेक लें, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल है में खुशामदीद। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत की जो तरक्की कर रही है। एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई पिछले दिनों। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जफर पराचा ने ऐलान किया कि 2024 में एक्सचेंज कंपनीज ने 7 बिलियन अमरीकी डॉलर्स का लेन देन किया है और इस दौरान इंटरबैंक मार्केट को 3.85 बिलियन डॉलर्स फराम किए गए, जबकि 3.15 बिलियन डॉलर्स ओपन मार्केट में हज, उम्रा, तालीम और तिबी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल हुए हैं। और इसका सेहरा पाकिस्तान आर्मी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अफसरान को दिया है। इसी पे हम बात कर लेते हैं सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जफर पराचा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जफर साहब, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं इकॉनमी के जो कि बताते हैं कि इकॉनमी ठीक चल रही है, ठीक नहीं चल रही है। जब इस इंडिकेटर की हम बात करते हैं तो इससे हम क्या अख़ज़ कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया कि एक्सचेंज कंपनीज़ के और जो इकनॉमिक के ऊपर बात हो सके, क्योंकि जो इस वक्त परसेप्शन एक आम तौर पे लोगों ने फैलाया हुआ है जिसको मैं कहता हूँ कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो इनसाइड पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो बहुत शानदार हैं, बहुत बेहतरीन है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल मुल्क है हर तरह, चाहे आपका HR के हवाले से बात हो, आबादी के लिहाज से, चाहे आपके ज़राअत के हिसाब से बात हो, चाहे आपके जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, रेमिटेंस हो, या जो आपकी अफरादी क़ुव्वत जो बाहर गई हुई है उनकी बात हो, तो हमको अल्लाह ताला ने हर तरह से मौसम के हिसाब से, फसलों के हिसाब से बेहतरीन मुल्क दिया है। ठीक है, कुछ हमारी पहले भी गलतियां रही हैं और अभी भी हैं, तो उनको अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें और अपनी मैनेजमेंट ठीक कर लें, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मिस मैनेजमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा है। हम लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए बड़े मफादात को नज़रअंदाज कर देते हैं या उन पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। तो जहाँ तक बात है रेमिटेंस आने की, तो रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं इस साल और जो टारगेट्स है जून तक इंशाल्लाह 35 बिलियन डॉलर्स का, जो इससे पहले कभी नहीं था। रह गई बात एक्सपोर्ट की, उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे एक्सपोर्टर हजरात हैं उनका जो पिछला मादी है वो कितना अच्छा नहीं है। अगर हम देखें जब 100 रुपये का डॉलर था और आज तकरीबन 300 से ऊपर भी गया, नीचे भी आया, ऑन एवरेज हम 300 रुपये की बात करें तो हमारे एक्सपोर्ट के फिगर्स वही हैं। हालांकि हम उनको तकरीबन 30 से 35% उनको हम इंसेंटिव और रिबेट देते हैं, यानी कि हमारे जो थ्रू एक्सपोर्ट डॉलर आता है वो ओवरऑल 100 रुपया पर डॉलर कॉस्ट करता है। और ये जो रेमिटेंसेस आती हैं थ्रू एक्सचेंज कंपनीज़, इसमें हुकूमत को कोई इंसेंटिव और रिबेट नहीं देना पड़ता। एक हमारा इदारा है PRI, वो भी अब हमारे ऊपर एक बोझ बनता जा रहा है। जैसा कि हमारा पेंशन का एक बड़ा मसला है या IPPs हैं जी, तो उसके अंदर इस वक्त हम 110 बिलियन के करीब PRI को दे रहे हैं, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव को। वो आगे बोझ बढ़ता जा रहा है, सारा आवाम का पैसा है, उसको भी एड्रेस करना पड़ेगा हमें, नहीं तो वो हमारे लिए आगे चल के एक बहुत बड़ा एक बोझ बन जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि जो इस साल एक्सचेंज कंपनी ने तकरीबन 7 बिलियन डॉलर्स की जो हैंडलिंग की है रेमिटेंसेस प्लस कैश, जिसमें से 3.85 बिलियन इंटरबैंक में दिया गया है, जो काफ़ी अरसे के बाद ये फिगर्स आई हैं, बल्कि ये फ़र्स्ट टाइम आई हैं। इसी तरह हमने जो आपका एजुकेशन का, ट्रैवलिंग का और जो आपके जो हज उम्र ज़ारात का, उन सब को जो दिया है वो तकरीबन 3.15 बिलियन डॉलर्स दिए हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो डॉलर्स होते हैं ये कोई हम गवर्नमेंट से नहीं लेते, ये पब्लिक से लेते हैं, पब्लिक से लिए पब्लिक को बेचे। तो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज का बिज़नेस जो है वो ओवर रेगुलेटेड है, बहुत ज़्यादा हमने उसको रेगुलेशंस लगा दी हैं, उसकी वजह से जो हमारा असल वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। ये वॉल्यूम कम है क्योंकि हमारे पास सवाल जवाब ज़्यादा हैं उनसे, तो वो फिर घबराते हैं पब्लिक
और वो डाटा लीक होने से भी अपना घबराते हैं कि वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को जाता है और वो उनसे पूछगछ करते हैं। तो नॉर्मली हमारा एक मिजाज है, हम लोग इस बात से ज़रा घबराते हैं, एक ट्रेडिशन है। तो इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। वो अगर ये करेंगे तो इससे और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये जो $7 बिलियन की फ़िगर है, मैं ये समझता हूँ इसमें एक्सचेंज कंपनीज का इतना बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, हमने हैंडल किया है, लेकिन जिसका जो क्रेडिट है उसको देना चाहिए। इसका मेन क्रेडिट जाता है आर्मी चीफ को, ISI चीफ को और उनकी टीम को। उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए और स्टेट बैंक गवर्नर साहब और उनकी टीम को, कि उन्होंने उनकी पॉलिसी को आगे इम्प्लीमेंट करवाया उसकी असल रूह के मुताबिक। तो और फिर हम लोगों ने भी कोशिश की कि उनके साथ चलें। तो लेकिन असल बात यह है कि क़वानीन और उसका अमल दरामद, यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर ना हो तो फिर तो मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। Exactly. अगर आप यहाँ से अपने घर जाने के लिए निकलें और ट्रैफिक जैम हो तो आपका प्लान फेल है। एब्सोल्युटली। आप कहेंगे सॉरी यार मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। तो मेरा कहना यह है कि उन्होंने जिस तरह इसको दिन रात और पर्सनली देखा, आर्मी चीफ ने, उनकी टीम ने, ISI चीफ ने मिल के लोगों से, और ख़ास तौर पे जो स्मगलिंग थी उसको रोका गया। ना सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की स्मगलिंग, ओवरऑल, चाहे उसके अंदर आपका पेट्रोलियम हो, चाहे आपका उसमें यूटिलिटीज़ हो, गंदम, चावल, घी जो एक होता था, हर चीज़ की प्राइस नीचे आई। देखिए, डॉलर जब उन्होंने इसको टेकअप किए इन मामलात को, तो ओपन मार्केट में डॉलर 335, इंटर बैंक में 315 और ग्रे मार्केट में 350, आपको शायद याद हो। और बातें हो रही थी पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की, खुदा ना करे, और बात ये हो रही थी कि डॉलर्स चला जाएगा 500 के ऊपर। तो अब हम ये देख रहे हैं कि पिछले इस जो साल गुजरा है इसमें तकरीबन 2% जो है रुपया अप्रिशिएट हुआ है और डॉलर जो है वो डिप्रिशिएट। अच्छा ज़फ़र साहब, यहाँ पे मैं एक, क्योंकि आपने SIFC का किरदार बड़ा अहम है, आर्मी चीफ और उनकी टीम का किरदार उसमें बहुत अहम है, डॉलर स्मगलिंग, मैं चाहूँगा कि देखने वालों को ये बताएं कि पिछले सालों में जितना ये हो रहा था कितना अफेक्ट पड़ रहा था उससे, और जैसे ही इस चीज़ को हमने हॉल्ट किया तो उससे कितना अफेक्ट पड़ा है। देखिए जनाब, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो फिगर्स हैं ये पहली दफ़ा आई हैं। इससे पहले क्या था, अगर हम पिछले हुकूमत के दौर में चले जाएं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले, तो हमने ये देखा हमारी रेमिटेंसेस तेज़ी से गिर रही थी और वो ग्रे मार्केट में जा रही थी, क्योंकि इंटर बैंक और ओपन मार्केट का गैप बढ़ गया था और ग्रे मार्केट और ऊपर थी। तो जब अब इस वक्त ये पहली दफ़ा हुआ है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट एक है, इसी वजह से हम लोग, तो जो लोग रेमिटेंस भेज रहे थे अपनी थ्रू हवाला ग्रे मार्केट के थ्रू, वो अब आपकी बैंक्स में या बैंकिंग चैनल में या ऑफिशियल चैनल में आ गया। तो एक तो ये तकरीबन जो रेमिटेंस जो बढ़ी है, जो आपने कहा कितना फिगर है, वो तकरीबन मैं समझता हूँ 6 to 7 बिलियन डॉलर्स है जो एक साल में बढ़ी हैं, क्योंकि हम पहले चले गए थे 28-27 के ऊपर। अब हम अब जो एक्सपेक्टेड है कि वो 35 के ऊपर इस फाइनेंशियल जो ईयर आपका क्लोज होगा जून में, इंशाल्लाह उस पर चले जाएंगे, क्योंकि हर महीने बढ़ रही है, किसी महीने 30%, किसी महीने 20%, तो इस तरह 35। और अगर हम मज़ीद मेजर्स ले लेंगे, अगर हम इंसेंटिव दे देंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को और एक्सचेंज कंपनी को, यानी कि अगर हम उनको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दे देंगे, तो ये विद इन 2 से 3 साल डबल हो जाएगी इंशाल्लाह। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी जो इसका साइज़ है, हम अभी तक उस साइज़ तक नहीं पहुँचे, उस टारगेट तक नहीं पहुँचे हैं। ये 60 बिलियन पे जाना विद इन 2 to 3 ईयर्स कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी था, वो खाली पहले लेबर था जी, तो उनका जो भेजने का साइज़ था वो 200 से 300 डॉलर पर मंथ। लेकिन अब क्योंकि आप देखिए हमारे जो बच्चे जा रहे हैं पढ़ लिख के, और ख़ास तौर पे IT में काम हो रहा है, डॉक्टर, फिर इसके अलावा जो हमारी रेमिटेंसेस हैं अभी भी वो पूरी ऑफिशियल चैनल से नहीं आ रही हैं।
क्योंकि बहुत से प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद नहीं है जो इजीली रेमिटेंस वहाँ से आ सके। तो जैसे मुख्तलिफ ऐप्स काम कर रही हैं, इसके ज़रिए लोग पैसे बाहर रख लेते हैं। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ अभी भी अब जो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज का बिज़नेस है, ये इसमें बहुत ज़्यादा क़वानीन जो है ना सख्त हमने किए हुए हैं। तो हमको चाहिए अब थोड़ी सी इसमें लिबरलाइजेशन करें, वापस रीएड्रेस करें, तो उससे ये होगा कि उन लोगों को आसानी होगी। तो रेमिटेंस आ तो जाती है, यहाँ से ले जाना इस वक्त मसला है। अब आपकी गुफ्तगू से मैंने दो चीज़ें अखज़ की हैं। एक तो ये कि जो रेगुलेशंस हैं उनको अगर थोड़ा सॉफ्ट कर दिया जाए, और दूसरा अगर इसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए तो ये मज़ीद पाकिस्तान के लिए वो बेहतर कर सकती है। ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। और यकीनन पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले जाने के लिए मुल्क के तमाम तर इदारे जिस तरह मिलकर काम कर रहे हैं वो काबिल सताइश है। बस अब हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो पॉलिसी है उसकी कंटिन्यूशन जो है वो होनी चाहिए। ऐसा ही है। ब्रेक में जाने वाले हैं, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। अब वक्त हुआ जाता है वेदर अपडेट्स का। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ने और पहाड़ों पर बर्फबारी के आगाज से कराची के साथ साथ सिंध में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। आज बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी अजला में तेज़ यख बसा हवाएं भी चलेंगी। महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक आज कश्मीर, इस्लामाबाद, मरी गलियात, बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों और बर्फबारी का नया दौर शुरू होने का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो टेम्परेचर है वो मिनिमम होगा 10 और मैक्सिमम जाएगा 26 तक। स्काई जो है वो क्लियर रहने का इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको हैदराबाद की जानिब। तो हैदराबाद में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 9 और मैक्सिमम जाएगा 24 डिग्रीज तक। मीरपुर खास की अगर मैं बात करूं तो मीरपुर खास में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 7 और मैक्सिमम जाएगा 25 तक और पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। नवाबशाह में जबकि जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है आज वो है 5 और मैक्सिमम 24 डिग्रीज तक रहने का इम्कान है। लाड़काना में जो आज मिनिमम टेम्परेचर होगा वो होगा 4 और मैक्सिमम जाएगा 22 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं गवादर आपको। तो गवादर में आज मिनिमम टेम्परेचर होगा 14 और मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्रीज तक। इसके बाद बात करेंगे हम कोयटा के मौसम की। तो कोयटा में सर्द हवाओं का राज है और जो मिनिमम टेम्परेचर आज एक्सपेक्टेड है वो है -5 और मैक्सिमम जाएगा 9 तक और क्लाउडी यानी कि बादल भी साथ में रहेंगे। मुल्तान में धुंध रहेगी जनाब और धुंध के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर आज एक्सपेक्टेड है वो है 4, हवा भी चलती रहेगी और साथ में मैक्सिमम जाएगा 20 डिग्रीज तक। लाहौर में भी जनाब जो बादल हैं वो आज रहेंगे, बादलों का राज रहेगा, ठंडी हवाएं भी चलती रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर यहाँ पे जाएगा वो 16 और मिनिमम जाएगा 3 तक। लेकर चलते हैं आपको फैसलाबाद की जानिब। फैसलाबाद में आज जो टेम्परेचर रहने वाला है वो होगा मिनिमम 5 और मैक्सिमम जाएगा 21 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी हवाएं चलती रहेंगी। शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की बात करूँ तो इस्लामाबाद में आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है 4 और मैक्सिमम जाएगा 18 डिग्रीज तक और पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। मरी की बात कर लेते हैं। तो मरी में आज बादल रहेंगे, मज़े का मौसम होगा, मिनिमम टेम्परेचर जाएगा 3 और मैक्सिमम 8 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बादल रहेंगे, मौसम खुशगवार रहेगा। पेशावर में जो आज टेम्परेचर मिनिमम एक्सपेक्टेड है वो है जनाब 4 और मैक्सिमम जाएगा 18 डिग्री तक और यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी यानी कि सूरज की आंख मचोली जो है वो जारी रहेगी। मुजफ्फराबाद में जबकि आज बारिश का इम्कान है तो पकौड़े बना लें मुजफ्फराबाद वालों और आज जो मिनिमम टेम्परेचर है वो होगा 1 और मैक्सिमम जाएगा 14 डिग्रीज तक और यहाँ पर भी पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान। और बात करेंगे स्कर्दू की तो स्कर्दू में जनाब बर्फ़बारी के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है -11 और मैक्सिमम जो है वो महज 0 ही रहने का इम्कान है। सो ये थी आज की मुल्क भर से वेदर अपडेट्स। सो अब चलते हैं हम प्रोग्राम के बक़े हिस्से के जाने। फैसल, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सोनिया। और जैसे कि आपने बताया कि मुल्क भर में सर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। कराची की बात की जाए
तो पिछले कुछ दिनों में टेम्परेचर में काफ़ी हद तक गिरावट देखने में आई। हालांकि एक दो दिन ऊपर नीचे ज़रूर रहे हैं। तो मज़ीद मौसम की सूरत हाल जानने के हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू सरदार साहब। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सरदार साहब, कराची से आगाज़ करते हैं और हम मज़ीद विंटर देख सकते हैं कराची में, क्योंकि अब तो टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ चुका है। आने वाले दिनों में पारा कितना मज़ीद नीचे जा सकता है? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देखें, से आज से सिंगल डिजिट में गया है टेम्परेचर कराची में। पिछले 2-3 दिन से तो 3-4 दिन कह लें कि 12-13 इस रेंज में ही रह रहा था। लेकिन अब वो जो कोल्ड वेव दोबारा आने की हम बात कर रहे थे कि 4 या 5 से आ जाएगी, तो 4-5 के बजाय आज 6 जनवरी से दाखिल हुई है। आज टेम्परेचर 9 रहा, किसी जगह पर 8 रहा। तो इस रेंज में ही रहा, सिंगल डिजिट में ही कराची में। और सिंध के दूसरे एरियाज़ में भी, जैसे थपारकर में 4 डिग्री तक गिर गया। इसी तरह से लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में भी मुंजडारों से 4 रिपोर्ट हुआ है। और बाकी जगहों पर मिट्टी वगैरह बहुत सारी जो बिल्कुल खास, इसी तरह से और ये तमाम इलाके जो हैं वहाँ भी सिंगल डिजिट में है। तो वो जो असल में पिछले दिनों जो बारिश और बर्फबारी बरसाने वाली वो अब तकरीबन काफ़ी हद तक निकल गई है मुल्क मामी से। हो सकता है कुछ असरात उसके कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, ये 2 जगह हैं कि जहाँ पर हल्की बारिश या हल्की सी बर्फबारी भी होती है। तो फिर कल से तो बिल्कुल ही ड्राई वेदर होगा सभी जगहों पर और कोल्ड वेव की शिद्दत में ज़ाहिर है इजाफा हो जाएगा। तो कोल्ड एंड ड्राई वेदर ऑल ओवर द कंट्री प्रिवेल करेगा। और तो सरफराज साहब, वेव है ये बरकरार रहेगी। तो सरफराज साहब, आपकी बात से मैं ये नतीजा निकालूं कि ओवरऑल पूरे मुल्क में ही मौसम ड्राई रहेगा और सर्दी जो है वो बढ़ती चली जाएगी? जी बिल्कुल, ड्राई वेदर होगा तो सर्दी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सर्दी थोड़ी सी कम हुई थी ये जो पिछले 3-4 दिन तक बलूचिस्तान में भी और फिर उधर केपी में और गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में, उन इलाकों में तो बादल छाए रहे बेशतर इन दिनों के बेशतर उसमें टाइम में। और फिर बारिश भी होती रही। केपी में तो अच्छी तेज़ बारिश हुई है, ख़ासकर जो चित्राल और दीर डिस्ट्रिक्ट हैं उन दोनों डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत तेज़ बारिश हुई है। और बर्फबारी भी अच्छी हुई है उसमें कालाम और मालूम जब्बा साइड पे, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में भी, कश्मीर वैली में भी और कागान नारान की तरफ भी। तो अब ये वेव निकल चुकी है काफ़ी हद तक। एक हल्की सी वेव और है, 1 दिन या 2 दिन उसका असर होगा, बलूचिस्तान में दाखिल होगी 9 तारीख से 9 जनवरी से। तो फिर थोड़ी सी सर्दी कह लें कि कुछ दिन ऐसे होंगे 3-4 दिन 5 दिन के 3 दिन तक कराची में टेम्परेचर दोबारा से थोड़ा सा स्पेल एक बाकी है सर्दी का। ये जो आने वाली है, आपने कहा एक सर्दी की लहर, तो ये शदीद सर्दी वाली होगी या बस नॉर्मल, मतलब अभी जो जिसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं, बढ़ेगी ग्रेजुअली सर्दी। ज़ाहिर है कि असल में वही जब कोल्ड एयर रिसीड जब भी होती है ना, जब वेस्ट से वेव आती है और रिप्लेस करती है, तो फिर थोड़ी सी मतलब उसमें गैप आ जाता है, थोड़ा कम हो जाती है सर्दी। लेकिन जैसे वो जो वेस्टर्ली वेव है निकल जाती है बारिश बरसा कर, तो उसके बाद फिर कोल्ड एयर ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती है, क्योंकि फिर ऑल टुगेदर नॉर्थ से लेके साउथ तक तमाम ही इलाकों में ना शुमाली उस तरह की हवाओं की मतलब सिमत रहती है शुमाल से। तो वही जो साइबेरियन हवाएं कह लें आपके मुल्क के शुमाल से लेके जनूब तक तमाम इलाकों पर वो हवाएं रहती हैं, तो उससे फिर बढ़ जाती है कोल्ड वेव की शिद्दत। ओके, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सरफराज साहब, सो मच वेदर अपडेट्स हमें दे रहे थे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज साहब। और अब हम ज़रा बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के जानिब। बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स के मैदान की। हमारे हीरो हरमज़ अली राजा अमरीकी जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप के फातह बनने के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं और इनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया। अमरीकी जूनियर ओपन स्क्वॉश चैम्पियनशिप जो दुनिया का सबसे बड़ा इनफरादी स्क्वॉश टूर्नामेंट है, इसका इनेकाद 14 से 17 दिसंबर तक अमेरिका के शहर में हुआ है। इस मुकाबले में तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक ने जो है वो और 7 खिलाड़ियों ने जो है वो शिरकत की थी, जिसमें मिस्र, अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाड़ी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में जो थे वो शामिल थे और काफ़ी कामयाबियाँ भी हासिल हुई हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले उभरते हुए स्क्वॉश खिलाड़ी हरमज़ अली राजा ने बॉयज़ अंडर 11 कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया और आज हमारे साथ मौजूद है हरमज़। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमज़, कैसे हैं आप? ठीक हो।
और गोल्ड मेडल जीतने के बाद कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे टाइटल नवाजा है। और हरमस, इवेंट कैसा रहा? कहाँ कहाँ मुश्किल आई? कौन कौन से ओपोनेंट्स आपके सामने आए? बहुत टफ ओपोनेंट्स थे इस चैम्पियनशिप में, क्योंकि ये मतलब सेकंड बिगेस्ट टूर्नामेंट है वर्ल्ड का। अच्छा, तैयारी कैसी रही आपकी हरमस? इसमें आपको किसने सपोर्ट किया? आपके फैमिली से किस तरह की सपोर्ट रही, या ओवरऑल कोचेस कौन थे आपके? मैंने इसकी तैयारी 6 मंथ्स पहले ही शुरू कर दी थी। मेरे सपोर्ट किए मेरे अब्बा ने, अम्मा ने, दादो ने। अच्छा। और हरमस, मुझे ये बताएं कि कौन कौन से कंट्रीज़ के अगेंस्ट आपने मैचेस खेले? फर्स्ट राउंड मेरा सारा मैच मलेशिया नहीं, अमेरिका और इजिप्ट और कनाडा के साथ था, क्योंकि वो 3 टफेस्ट कंट्रीज है स्क्वाश की। हरमस, आपके अब तक जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें से सबसे टफ आपके अगेंस्ट कौन सा प्लेयर था जिसके लिए ज़रा आपको लग रहा था मुश्किल है, लेकिन आपने फिर भी उसे हराया? मेरा टफेस्ट टूर्नामेंट था मलेशिया बोर्ने जूनियर था, जिसमें मैंने 4 अपसेट किए थे। मैंने एशिया नंबर 1 को उस टाइम जीता था जब मैं 8 ईयर्स का था। और अभी आप कितने? मेरा सबसे बड़ा अपसेट था। अच्छा, और अभी आप कितने बड़े हैं? कितने साल के हैं अभी आप? मैं अभी 11 का हो गया। 11। हरमस, अगला टूर्नामेंट कौन सा आपकी नज़र में कि जो आपने जाके जीतना है? मेरा टारगेट है ब्रिटिश जूनियर और यूएस जूनियर ओपन, और मेरा वर्ल्ड ओपन, वर्ल्ड जूनियर, ऐसे टूर्नामेंट्स मुझे खेलना है और जीतना है उनको इंशाल्लाह। पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था हरमस जब आपने विन किया चैम्पियनशिप? पेरेंट्स का अच्छा रिएक्शन था। पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम बड़ा मुनफरिद है, इसका मतलब क्या है और किसने रखा था? ये मेरे अब्बा ने रखा था। जब मेरी पैदाइश थी 13 रजब की, जब हज़रत अली के पैदा हुए थे, तो उन्होंने मेरा नाम रखा था अरमास, जिसका मतलब होता है अली का शेर। वाह, और वैसे ही परफॉर्मेंस आप दिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताएं कि इतना टफ कंपटीशन और सब कुछ, पढ़ाई अफेक्ट होती है? और अगर कैसे आप लेके चलते हैं स्टडीज़ को और स्पोर्ट्स को एक साथ? पढ़ाई में करता हूँ फॉस्टर इंटरनेशनल स्कूल में। मेरी पढ़ाई हो जाती क्योंकि मैं जो है सुबह जाता हूँ, मैं मॉर्निंग सेशन करता हूँ ज़फ़र गुल अंकल के साथ, जो मेरे कोच हैं मॉर्निंग के। फिर मैं स्कूल जाता हूँ, फिर मैं आके खाना खाता हूँ, फिर मैं फराज खान फेडरेशन जाता हूँ, वहाँ पे मैं उसके फराज खान के साथ इवनिंग सेशन करता हूँ। फिर फ्राइडे या सैटरडे में मैं गेम्स खेल लेता हूँ मेंबर्स के साथ GHQ के। उसने पूरा टाइम टेबल बता दिया आपको अपना, सुबह से शाम तक वो क्या क्या करता है। बिल्कुल ठीक है। हरमास, आपको फ्यूचर इवेंट्स के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया फॉर द शो एंड कीप विनिंग आवर हार्ट्स, कीप विनिंग द चैम्पियन, विनिंग द मेडल्स। बहुत शुक्रिया हरमास आपका। और आप देखें कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है माशाल्लाह से, और ये टैलेंट जो है इसको आप इसी तरीके से पॉलिश करते रहें, इसी तरीके से इसको करते रहें। वही बात है ना फैसल, जब पेरेंट्स की सपोर्ट होती है ना तो बच्चे बड़े निखर के सामने आते हैं, और फिर ऐसे बच्चे हमारे शो में भी आते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं जनाब, और ब्रेक के बाद ज़रा हेल्थ और फिटनेस के हवाले से बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। चीन में 5 साल के बाद एक बार फिर कोई वायरस आया है। जब भी हम चीन और वायरस की बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? कोरोना, जो कि चीन में वुहान से फैलना शुरू हुआ था। अब एक और वायरस जो है ज़ुकाम की तरह का है, तेज़ी से फैल रहा है। इसको HMPV कहते हैं, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, और ये ज़ुकाम से मिलती जुलती अलामात ज़ाहिर कर रहा है। ज़्यादातर ख़तरा बच्चों और बुज़ुर्गों या उन अफराद को है जिनका मदाफ़ती निज़ाम जो है कमज़ोर है। प्रॉब्लम यह है कि कोरोना ने ऑलरेडी तमाम तर दुनिया का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना वीक कर दिया है कि अब कोई भी वायरस आए तो उससे डर ही लगता है।
तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये वायरस अब चीन में फैल रहा है और चीन में कोई भी वायरस फैले ना अब दुनिया उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेगी। व्हाट इज़ द कंडीशन, क्या चीज़ है ये HMPV और कितना ख़तरनाक है ये? वालेकुम अस्सलाम, बताने का शुक्रिया। तो ये जो ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो वायरस है, ये एक्चुअली कोई नया वायरस नहीं है। ये पुराना वायरस है जो कि पाकिस्तान में हम कई सालों से देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में कई सालों से देख रहे हैं। ये उन वायरस में शामिल है जो कि सर्दियों के ज़माने में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम पैदा करते हैं। अच्छा, मीनवाइल वी आर ऑन फेसबुक लाइव एज वेल, तो बॉल ब्रेकिंग पे हम लाइव हैं। कोई भी सवाल हो आप लोगों का तो आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ये भी है, उस रीडिंग रिसर्च, और पाकिस्तान में ये वायरस था 2001 में हुआ, फिर इतने ज़्यादा केसेस तो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन चाइना में इसका आउटब्रेक हुआ है। तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, कैन वी हाकम बदन एक्सपेक्ट सम आउटब्रेक ओवर हियर एज वेल? तो अनलाइकली, या अगर आउटब्रेक हो भी रहा है तो हमको पता ही लगेगा। याद रखें कि ये वायरस जो है ये लाइक आई सेड बहुत मामूली सा यूजुअली इन्फेक्शन करता है। पाकिस्तान में जो केसेस जो मिले थे वो इस वजह से नहीं मिले थे क्योंकि हम इस वायरस को ढूंढ रहे थे। होता ये है कि जब कोई शदीद नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के साथ आता है, सीवियर डिजीज़ होती है, तो हम दीगर दूसरे वायरस देख रहे होते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, कोविड का वायरस हो गया, और वो जो टेस्ट है उसमें ये वाला वायरस भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी न्यू कि ये वायरस है। सो इट्स वेरी लाइकली कि आजकल नज़ला, खांसी, ज़ुकाम फैला हुआ है, उसमें से कुछ केसेस ये HMPV के भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं भी सोच रही थी, मैं और फिर फैसल से भी इस बात का तस्करा कर रही थी, और मैं चाहूँगी आप इस बात पर ज़रा रोशनी डालें। कोरोना हो गया, ज़ुकाम हो गया नॉर्मल सा, अभी ये एक और नया वायरस, ये सारे ना मिलते जुलते हैं, लाइक बहन भाइयों के जैसे। बिल्कुल समझ ही नहीं आता कि उसमें से जो है ना ये कौन सा वाला वायरस है। ख़ुद से तो बंदा तशख़ीस कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट घर में भी आपको पता नहीं रहता, कंफ्यूज रहते हैं कि आया ये कोरोना है या कोई ज़ुकाम है या कोई और चीज़ है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में कि घर से बाहर निकल के सबसे पहले हॉस्पिटल जाएँ और आप टेस्ट करवाएँ कि है क्या, उसके बाद उसकी दवा शवा लें? नहीं, आपका जो सवाल है बहुत अच्छा है। एंड आपने बिल्कुल सही पहचाना कि ये सारे वायरसेस के जो अलामात हैं वो तकरीबन एक ही होते हैं। तो क्लिनिकली यानी कि पेशेंट देखते हुए हम नहीं कह सकते कि ये वायरस है कि नहीं है। एंड आई थिंक इसका सिंपल जो तरीका जो हम सोचते हैं वो ये कि अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कोई ख़ास दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसके टेस्ट करने के लिए की भी ज़रूरत नहीं है। तो अमूमन सिर्फ वो लोग जिनके अंदर शदीद बीमारी होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि जो बहुत ही ज़ईफ़ हैं, जिनकी उम्र बहुत कम है, या जिनकी बहुत शदीद बीमारी हो रही है, सिर्फ उन्हीं में हम चेक करते हैं। और वो भी सिर्फ उन लोगों में जिनके अंदर बीमारी को इतने दिन हुए नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दिन गुजर गए तो ये दवाइयाँ काम भी नहीं करती हैं। सो रियली आई वुड नॉट से कि सबके लिए सबको चेक करें। आप भी भाग के चेक ना करें, इसका टेस्ट काफ़ी महंगा होता है, और टेस्ट में आ भी गया तो कुछ करेंगे नहीं इसके लिए। राइट डॉक्टर साहब, वी हैव गॉट अ क्वेश्चन ऑन फेसबुक। बाय द वे वी हैव गॉट टू क्वेश्चंस। पहला तो ये कि मुदस्सिर पूछते हैं कि अगर तो ये इतना ख़तरनाक नहीं है तो इसको लेके दुनिया में तशवीश इतनी क्यों फैली हुई है, और मरियम का सवाल है कि सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? तो तशवीश जो है ना वो एक्चुअली सोशल मीडिया पे ज़्यादा है एज अपोज टू दुनिया भर के अंदर। द रीज़न वाई चाइना में इतने सारे केसेस हमको मिले इज़ बिकॉज चाइना में टेस्टिंग ज़्यादा होती है। वो लोग अपने लोगों को टेस्ट ज़्यादा करते हैं, अगेन उसी वजह से कि देखने के लिए कि उनके कौन से वायरसेस वहाँ पे हैं। एंड ऑल्सो कोई एक वायरस जिसके अंदर पोटेंशियल है फैलने की वो बढ़ तो नहीं रहा है, मगर चक्कर ये है कि वो जो प्रेस में आया तो वो एकदम से वो सोशल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा इसके केसेस हैं। बट इवन जैसे दुनिया का सेहत का आलमी इदारा है, वो भी इतना परेशान अभी नहीं है, वो नज़र तो रख रहे हैं हम इसके ऊपर, मगर ऐसा नहीं लगता कि ये एक पैंडेमिक करेगा। अच्छा, और जो सिम्टम्स हैं जी सॉरी जी डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि लोगों को सबसे ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी, सारे जो ये अमराज हैं ये जाके इम्यूनिटी के ऊपर ही हैं। सो जिनकी इम्यूनिटी वीक है, चाहे वो बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं मोस्टली, या जो हैं बुजुर्ग अफराद, मोस्टली उन्हीं लोगों के ऊपर ये अटैक करता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हर शख्स को इस वक्त अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सो आई थिंक बिल्कुल सही। एक्चुअली अटैक तो सभी पे करता है, मगर शदीद बीमारी इन दो लोगों के नहीं, यानी कि जो बहुत ज़ईफ़ या बहुत कम उम्र वाले हैं। एंड इम्यूनिटी तो बढ़ाने के जैसे अब शायद आपको पता है कि 3 बहुत सिंपल ही तरीके होते हैं। एक तो अपना खाना पीना बेहतर करना, जिसमें फल, सब्ज़ी, प्रोटीन जैसे कि अंडा, गोश्त वगैरह शामिल करना, वर्जिश जो कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, मगर हफ्ते में ज़्यादातर दिन थोड़ी सी वर्जिश करना,
और रात को कम से कम 7 घंटे की नींद। ये 3 चीज़ें जिससे आपकी इम्यूनिटी बैलेंस रहती है और इन्फेक्शन से आप होता भी है तो थोड़ा सा माइल्ड होगा आपके अंदर। एंड डॉक्टर साहब, यू आर टेलिंग अबाउट द सिम्टम्स एज वेल। जी ऑफ कोर्स, सिम्टम्स के अंदर जो है वो जैसे कि आपने खुद बताया कि सिंपल नज़ला, खांसी, ज़ुकाम यही सिम्टम इसके हैं, जो कि एंड बुखार। तो ये वाला वायरस आम जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम जो होता है उससे आप पता नहीं डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एंड हो सकता है हम सबको ये वायरस पहले भी हो चुका हो, ये जो मौसमी जो चलता रहता है। अच्छा, एक और विक्टर का सवाल है कि क्या ये कोरोना की कोई ब्रांच है? नहीं जी, ये कोरोना से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये कोरोना के ख़ानदान का भी एक्चुअली ये वायरस नहीं है। अलबत्ता ये कोरोना भी नज़ला, खांसी पैदा करता है। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है वायरसेस की जो कि सर्दी के ज़माने में बिल्कुल यही सिम्टम करते हैं, मगर कोरोना से इसका तो रिश्तेदारी भी नहीं। अच्छा, तो वैसे डॉक्टर साहब अगर घर में वो स्टार्ट हो जाता है ऐसा कोई नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, तो फिर क्या सिंपल पैनाडोल लेकर ही काम पे चले जाएं या अपने रूटीन में रहें, या आपको लगता है कि डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है? बिल्कुल, आई थिंक ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि अगर किसी को भी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है तो फिर जो सिंपल चीज़ें होती हैं जैसे बुखार उतारने वाली दवाइयाँ, नज़ले की दवाइयाँ वो, एंड देन घरेलू टोटके जैसे कि सूप या शहद या गर्म जो चीज़ें होती हैं वो लें ताकि आपका गला ठीक रहे। दूसरी चीज़ ये कि चूँकि वायरसेस तेज़ी से फैलते हैं तो अगर मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो फिर दूसरे लोगों को नहीं लगेगा। तो जिसकी तबीयत ख़राब है उसको मास्क पहनने की ज़रूरत है, और अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो फिर 1-2 दिन काम से आप बिल्कुल ब्रेक भी ले सकते हैं। डॉक्टर के पास रुजू करने की रीज़न ये होगी अगर बहुत तेज़ बुखार जो बेहतर नहीं हो रहा, या आपकी तबीयत 5 से 7 दिन में इम्प्रूव नहीं हुई, या इम्प्रूव होने के बजाय तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, खांसी में इजाफा हो गया। एंड आखिरी चीज़, प्लीज़ एंटीबायोटिक इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक के अपने एंटीबायोटिक ख़तरनाक दवाइयाँ होती हैं, एंड अक्सर ये देखा जाता है कि हल्का सा भी गला ख़राब हो और फ़ौरन लोग एंटीबायोटिक फड़क रखते हैं, जो कि हम याद रखें उसके जो मुज़र असरात हैं वो तकरीबन साल भर रहते हैं और टाइम लगता है जिसको रिकवर करने में। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मास्क की अभी बात की, तो क्या ये इन्फेक्शियस होता है कि जिसके लिए आपने कहा कि मास्क पहन के रखें? बिल्कुल, तो जितने भी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के वायरसेस हैं वो हवा के ज़रिए फैलते हैं, तो इस वजह से जिनकी तबीयत ख़राब है उनको तो लाज़मी मास्क पहनना चाहिए ताकि वो दूसरे लोगों को ना फैलाएं। और डॉक्टर फैसल, अब आई एम जस्ट रीडिंग द न्यूमरस न्यूज़ आउटलेट्स, और उसमें हर जगह ये है कि आउटब्रेक इन चाइना, और वहाँ पे अस्पताल जो हैं वो भर गए हैं। क्या ये इस वजह से भी है? क्या इसकी 2 वजूहात हैं। पहली तो ये कि क्योंकि ये चीज़ वहाँ से इरप्ट हुई पहले कोरोना की सूरत में, तो अब वहाँ पे लोग किसी भी छोटी मोटी चीज़ को भी उतना ही सीरियसली लेंगे, या फिर इसकी वजह ये भी एक है कि क्योंकि कोविड की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी नीचे आया है, लोगों के लंग्स इफेक्ट हुए हैं, लोगों के दीगर अज़ा इफेक्ट हुए हैं, चाहे वो 65 प्लस की अगर मैं बात करूं, तो इस वजह से भी एक ह्यू एंड क्राई चल रहा है कि जी उस लेवल पे पहुंचने से पहले हम किसी तरीके से इसको कंट्रोल कर लें। आई थिंक ह्यू एंड क्राई ज़्यादा जो है वो इसी वजह से, क्योंकि लोग थोड़े से डरे हुए हैं, उनको डर इस बात का कि कहीं एक और कोविड जैसा पेंडेमिक ना आ जाए, तो मगर इस वजह से नहीं क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी कम है। एंड याद रखें कि अगेन द रीज़न वाई हमको पता है ये वायरस इतना चाइना में फैला इज़ बिकॉज चाइना में टेस्टिंग ज़्यादा होती है। अगर किसी भी मुल्क में आप टेस्टिंग ज़्यादा करेंगे तो आपको बीमारियाँ भी ज़्यादा मिलेंगी, बट रियली ऐसा नहीं है कि ये एकदम से वहाँ पे इतना बड़ा आउटब्रेक है। एंड नॉट जस्ट HMPV, मगर दूसरे वायरसेस जो कि ऑब्वियसली विंटरमिक के वायरसेस हैं उसके भी केसेस वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। डॉक्टर फैसल, टाइम हमारे पास बहुत कम है, लेकिन अभी स्क्रीन के ऊपर जो मनाजिर चल रहे थे उसमें छोटे बच्चे भी दिखा रहे थे और जो रो रहे होते हैं। आपको पता है बड़े तो फिर भी तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, छोटे बच्चे जो हैं वो ज़रा मुश्किल से करते हैं, और उसके बाद रोना धोना फिर माओं के लिए, पेरेंट्स के लिए बड़ा पेनफुल होता है। कोई आप ऐसी कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि अगर घर में छोटे बच्चों को ऐसे हो जाता है तो बड़ों को तो आप पैनाडोल दे सकते हैं, छोटे बच्चों को क्या करें, उनको क्या दें? छोटे बच्चों का एग्जैक्टली यही है कि उनको भी आप पैनाडोल या बुखार उतारने की दवाई दे सकते हैं। दूसरा उनके सिक्रीशंस या जो नाक जो नज़ला उसको अगर बेहतर करें, एंड अगेन पानी का इस्तेमाल, उनकी हाइड्रेशन एंड दूध वगैरह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिरी में ये कि उज़ामा वाहिद का सवाल है कि अगर ये वायरस इतना ख़तरनाक नहीं तो चीन में अस्पताल, आई गेस वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, बट स्टिल अगर आप उसको जवाब देना चाहें कि अगर ख़तरनाक नहीं तो वाई हॉस्पिटल्स आर जस्ट फिल्ड इन चाइना? सो द क्वेश्चन इज़ कि हॉस्पिटल जो फिल्ड हैं वो सिर्फ इस वायरस की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से भी हैं। एंड जो चाइना सीडी रिपोर्टें आ रही हैं वो ये सिर्फ ये वायरस नहीं है,
जो दूसरी तीसरी वायरसेस भी हैं। याद रखें हमारे पास भी बहुत सारे केसेस नज़ल खाएं ज़ुकाम के आ रहे हैं, हमारे पास भी लोग दाखिल हो रहे हैं शदीद बीमारी के साथ, नॉट इस वाले वायरस के साथ मगर इन्फ्लुएंजा, RSV इनके साथ जो कि जो मामूल है। ऑल राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल। तो ये हमने बात कर ली HMPV की। अपना ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी अब कल। बिल्कुल, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।